सभी को नमस्ते। आज हम लोग सीखने वाले हैं नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 6 नौकरशाही। इसके पहले हम लोगों ने देखा था भारतीय न्यायालयीन व्यवस्था कैसी है, फिर विधानमंडल, विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा के क्या क्या कार्य है, महाराष्ट्र की विधानसभा किस तरह से चलती है, उसके प्रमुख कौन होते हैं और विधान परिषद और विधानमंडल के कार्य क्या है। और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 6 के अंतर्गत नौकरशाही। नौकरशाही क्या है, इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं। जिलाधिकारी ने जमाबंदी का आदेश दिया। नगर निगम आयुक्त ने आय व्यय पत्रक प्रस्तुत किया। वित्त सचिव ने त्यागपत्र दिया। क्षेत्रीय आयुक्त राजस्व की समीक्षा करेंगे। आए दिन इस तरह के सेंटेंस हम न्यूज़पेपर के माध्यम से या कभी कभी अचानक न्यूज देखते हुए आता है, ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई जिलाधिकारी ने जमाबंदी का आदेश दिया। इस तरह के समाचार हम देखते भी हैं, सुनते भी रहते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? जिलाधिकारी किस तरह से नियुक्त किए जाते हैं? नगर निगम के आयुक्त कौन है? अभी हम लोगों ने देखा जैसे कोरोना काल में किस तरह से हमारे यहाँ के आयुक्त, सम्मानीय आयुक्त साहब अनेक परिपत्रक निकालते रहते हैं। क्या दिशा निर्देश हैं, उसके हिसाब से हमको कैसे चलना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन से संबंधित नियमों का पालन करता है, ऐसे आए दिन नियमावली आते रहती। तो नगर निगम के आयुक्त कौन है, हमारे महानगर पालिका के आयुक्त कौन है, इन या वो इनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनके कौन कौन से कार्य हैं या महत्व क्या है इस पद का, इन सब चीजों को इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे। उपर्युक्त तालिका में जिलाधिकारी, नगर निगम आयुक्त, वित्त सचिव, क्षेत्रीय आयुक्त, इन पदों का उल्लेख है। सरकार की प्रशासन व्यवस्था में यह एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। वे क्या करते हैं, ऐसा प्रश्न आपको जरूर महसूस हुआ होगा। तो ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में आते हैं कि ये प्रशासनिक व्यवस्था देखता कौन है, प्रशासकीय अधिकारी करते क्या है और इनकी नियुक्ति किस तरह से होती है। तो ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में आते हैं, इस तरह की बातें हम महसूस करते रहते हैं। तो कार्यकारी मंडल की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए करने वाले प्रकरण में हमने यह देखा कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल नया कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार करते हैं और नीति निर्धारण करते हैं। इसके पहले के पाठ में हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं, उनका मंत्रिमंडल किस तरह से कानून बनाता है, प्रस्ताव तैयार करता है और उस प्रस्ताव को कानूनी जामा कैसे पहनाया जाता है, कानून की प्रक्रिया में कैसे लाया जाता है, उसकी नीतियां जो भी है उसको किस तरह से लागू की जाए, ये सब बातें हम लोगों ने पहले के पाठों में पढ़ा है। अब सरकारी नीतियों को प्रत्यक्ष रूप में क्रियान्वित करने वाली और कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में काम करने वाली इस प्रशासकीय व्यवस्था को नौकरशाही कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में हम नौकरशाही के महत्व का अध्ययन करेंगे। अब इसी पाठ में हम नौकरशाही देखेंगे कि है क्या नौकरशाही। नौकरशाही शब्द जिस तरह से हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कहीं कोई न कोई नौकर के रूप में होगा या शासन के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति या प्रशासकीय जो जिम्मेदारी है, व्यवस्था है, उसको संभालने वाले व्यक्ति। तो उसके महत्व को हम इस पाठ में समझेंगे। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को मूलतः दो प्रकार के कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं। वे दो प्रकार के कार्य कौन से हैं? देश का विदेशी आक्रमण और आंतरिक सुरक्षा विषय खतरों से संरक्षण करते हुए नागरिकों की रक्षा करना। अब आप लोगों ने देखा होगा विदेशी आक्रमण के लिए हमारी सेना हमेशा तत्पर है, तैयार है, बॉर्डर पे वह खड़ी है पूरी तरह से। और आंतरिक खतरे क्या है, आंतरिक संरक्षण क्या है, जहां पे अति आवश्यक हुआ तो वहां पर सेना आंतरिक मामलों में आती है, किस तरह से नागरिकों की रक्षा करती है, ऐसे उदाहरण हम देखते रहते हैं। या फिर अंदरूनी जो तकलीफें हैं, आंतरिक जो भी विवाद उत्पन्न होता है,
या नागरिकों के संरक्षण की बात आती है, तो प्रत्येक राज्य में वहाँ की पुलिस होती है, वहाँ के पुलिस अधिकारी होते हैं, जो इस राज्य के लोगों के, नागरिकों की रक्षा करना जिसका दायित्व होता है और उस व्यवस्था को संभालने का काम होता है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, नागरिकों को विविध प्रकार की सेवा प्रदान करके उनके दैनिक जीवन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाना, जिससे वे अपनी और समाज की प्रगति कर सकें। देखते हैं कि किस तरह से अनेक ऐसी सुविधाएं, सेवाएं जो महानगर पालिका हमको देती है। जैसे हमारे विद्यालय महानगर पालिका के हैं, तो शिक्षा से संबंधित जो भी आवश्यकता है, हमारी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, उसकी पूर्तता महानगर पालिका करे। मतलब हमारे जीवन को, दैनिक जीवन जो चल रहा है, दिनचर्या चल रही है, उसको सुव्यवस्थित बनाना और सही ढंग से चले, उसके लिए जो भी आवश्यक सेवाएं हैं, वह सेवा प्रदान करें। इसमें से प्रथम कार्य करने के लिए देश की रक्षा व्यवस्था हमेशा सुसज्जित रहती है। ये सेवाएं अंतर्गत सुरक्षा के लिए नागरिक सेवा की मदद करती हैं। इन्हीं सेवाओं को हम सैन्य सेवा कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि विदेशी आक्रमण से हमको मुक्ति दिलाना है, या विदेश का कोई व्यक्ति, फॉरेन के जो लोग हैं, हमारे बॉर्डर से अंदर ना आ सके, इसलिए जो संरक्षण का कार्य है, उसके लिए हमारी जो सेना है हमेशा सुसज्ज रहती है, हमेशा तत्पर है, 24 घंटे वे वहां पर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ऐसी जो सेवा है, इसे सैन्य सेवा कहते हैं, सैनिकी सेवा। दूसरे कार्य के लिए प्रशासकीय व्यवस्था तैयार की जाती है, जिसे हम प्रशासकीय सेवा कहते हैं। प्रशासकीय कर्मचारियों की इस व्यवस्था को हम नौकरशाही भी कहते हैं। और जो दूसरी सेवा है, वह प्रशासकीय सेवा। कायदा, सुव्यवस्था, जो भी सिस्टम है, उसको सही ढंग से चलाना है। नागरिकों का जो जीवन है, वह अच्छे से चले, किसी तरह की कोई बाधा ना आए, परेशानी ना हो, उस व्यवस्था को देखने का जो काम है, वो प्रशासकीय सेवा है, उसे नौकरशाही भी कहा जाता है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रणाली है। यहाँ पर लोकतांत्रिक पद्धति से हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं और मंत्रियों पर प्रशासकीय उत्तरदायित्व रहता है। अर्थात जो भी व्यवस्था है, वह व्यवस्था सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, या कोई नई नियमावली लानी है, नए कानून लाने हैं, नया सिस्टम लाना है, उसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन करके हम किसी संसद में भेजते हैं, वे उस चीज को देखते हैं। नए नए कानून बनाना उनका काम है, और उस कानून का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है या हो रहा है, उसे देखने का कार्य प्रशासकीय उत्तरदायित्व होता है। विविध विभागों से सरकारी कार्य पूर्ण किए जाते हैं। प्रत्येक विभाग के लिए एक मंत्री होता है, जो उस विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है। जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मंत्रियों को अपने विभाग का प्रशासन जनहित को प्रधानता देकर चलाना आवश्यक होता है। मंत्री भले ही अपने विषय में विशेषज्ञ न हो, पर व्यापक जनहित क्या होता है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। मंत्री के विभाग के सचिव उन्हें उचित परामर्श देते हैं। इन सचिवों की नियुक्ति प्रशासकीय सेवाओं द्वारा की जाती है। संसदीय प्रणाली में जनता की इच्छा और प्रशासकीय अनुभव, इन दोनों में समन्वय रखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रशासकीय व्यवस्था क्या है। हमारे जो जनप्रतिनिधि है, प्रत्येक को एक एक विभाग दिया है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा शिक्षण विभाग है, तो उससे संबंधित शिक्षा मंत्री, और जो केंद्र में है, मानव श्रम संसाधन विकास मंत्री। अब जो नई शिक्षा नीति है, अब नई शिक्षा नीति में किस तरह से बदलाव किया जाए, मंत्री जी के जितने भी सचिव हैं और बाकी के जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, ये सभी मिलकर के उन्हें सलाह देने का कार्य करते हैं, परामर्श देते हैं, और उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, तो मंत्री जी का देखने का काम। अब संसदीय प्रणाली में जो जनता की इच्छा से जो जनप्रतिनिधि चुन करके गया है, भले वह अपने विषय में विशेषज्ञ ना हो, तज्ञ ना हो, किंतु जिस क्षेत्र का उसे मंत्री चुना गया है, उसे उसका ज्ञान होना आवश्यक है। व्यापक जनहित के लिए क्या करना है, उसकी जानकारी उस मंत्री को होना आवश्यक है। तो इस तरह से प्रत्येक विभाग का एक मंत्री होता है, और उस मंत्री के अधीनस्थ जो कर्मचारी कार्य करते हैं, वे सभी लोग, उनके सचिव या प्रशासकीय सेवा में कार्य करने वाले लोग, वे उन्हें उचित परामर्श समय समय पर देते रहते हैं।
अब नौकरशाही का स्वरूप क्या है? स्थायी व्यवस्था। इस बड़ी नौकरशाही द्वारा राजस्व जमा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, कानून और सुव्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जैसे कार्य निरंतर किए जाते हैं। इस कारण इसका स्वरूप अस्थायी होता है। हर चुनाव के पश्चात नए प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सत्ता में आ सकता है, परंतु उनके नियंत्रण में जो नौकरशाही होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उनका स्वरूप अस्थायी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नौकरशाही जो व्यवस्था है, जो प्रशासकीय अधिकारी या जो कार्य करते हैं ऑफिसेस में, अगर आप लोग इसका उदाहरण देखना है तो वार्ड ऑफिस में अपने चले जाइए। तो वार्ड ऑफिस में जब जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि वहां पर उपायुक्त है। उपायुक्त के फिर अंडर में बहुत सारे, जैसे हमारा शिक्षण क्षेत्र है, शिक्षण विभाग है, उसके एक प्रशासकीय अधिकारी है, और फिर उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले सभी शिक्षक, मुख्याध्यापक, उसी के साथ साथ बाकी के जितने भी क्लर्क्स ऑफिस में बैठे हैं, तो पूरी व्यवस्था देखने का कार्य यह सब देख रहे हैं। और यह जो व्यवस्था है, यह एक अस्थायी व्यवस्था है। भले मंत्री बदल जाए, मंत्रिमंडल बदल जाए, किंतु यह जो नौकरशाही है, इसमें कार्य करने वाले लोग हैं, एक निश्चित समय के बाद रिटायर होते हैं और बाकी वे वहीं पर रहते हैं। उनका जो कार्य है, वो अस्थायी स्वरूप का है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ, राजनीति से दूर, जो भी नौकरशाही, जो भी व्यवस्था में प्रशासकीय अधिकारी बैठे हैं या जो कार्य करने वाले क्लर्क, हेड क्लर्क, बाकी के लोग हैं, उनका कार्य पूरी तरह से राजनीति से दूर रह करके करना है, क्योंकि मंत्रिमंडल बदला, किसी एक पार्टी की सत्ता आई, पार्टी की सत्ता आने के बाद उनको उनके अधीनस्थ काम करना है, उस मंत्री के अंडर में कार्य करना है, किंतु राजनीति किसी भी तरह से नहीं करनी है, क्योंकि 5 साल के बाद हो सकता है सत्ता बदल जाए। सत्ता बदलने के बाद वहां पर कोई दूसरा मंत्री आएगा, किसी दूसरे दल की सरकार आएगी। तो इसलिए इन सब राजनीतिक बातों से दूर रह करके नौकरशाही में जो कार्य करते हैं व्यक्ति, उन्हें पूरी तरह से राजनीति से दूर होना चाहिए और तटस्थ होकर के काम करना चाहिए। उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जनप्रतिनिधि है। उन्हें इस तरह से उनका सम्मान करना है और जनता के हित में कार्य करना है। नौकरशाही हमेशा राजनीति से दूर रहती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, नौकरशाही को उस सरकार की नीतियों को पूरी कार्यक्षमता और निष्ठा से अमल में लाना चाहिए। प्रशासनिक कर्मचारी कोई राजनीतिक भूमिका या राजनीतिक मतानुसार काम न करे। चुनाव में हार जाने पर कोई दल सत्ता से दूर हो जाता है और दूसरा दल सत्ता में आ जाता है, और वह पूर्ववर्ती सरकार की कुछ नीतियां बदल सकता है। ऐसी स्थिति में नौकरशाही का यह कर्तव्य है कि वह तटस्थ रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करे। जैसा मैंने अभी बताया कि नौकरशाही में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, प्रशासकीय अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासनिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव में एक दल अभी है, सत्ता में आया है, अगर वो हार गया, उसके बाद दूसरा दल आता है, तो राजनीति से कोई लेना देना नौकरशाही को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो नया दल आया है, नए मंत्री आए हैं, हो सकता है उनकी नीतियां पहले से भिन्न हो, उनका सोचने का तरीका अलग हो। तो जो नई नीतियां लाई गई, उसको भी उस नौकरशाही में जो लोग बैठे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उनको तटस्थ होकर के अपनी भूमिका निभानी है और कार्य करना है। जो भी कार्य दिया गया है, उन दायित्वों का निर्वहन करने का कार्य उनका है। अब अनामिकता अनामता क्या है? अनामिकता अनामता का अर्थ है किसी नीति की सफलता असफलता के लिए सीधे नौकरशाही को उत्तरदायी न मानते हुए उसे अनामिक अनाम रखना। अपने विभाग के प्रशासन को पूरी कार्यक्षमता से चलाने का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर होता है। किसी विभाग के अकार्य क्षमता के लिए उस विभाग के मंत्रियों को उत्तरदायी माना जाता है। विभाग की अनियमितता के लिए संसद उस विभाग के मंत्रियों को जिम्मेदार मानती है। इस संदर्भ में मंत्री स्वयं उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं और नौकरशाही की रक्षा करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अनामिकता अनामता का अर्थ क्या है। जैसे नौकरशाही में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं और उसके अधीन कोई मंत्री किसी मंत्री के अंडर में काम कर रहे हैं, मंत्रिमंडल बदला, नए मंत्री आए, नई नीतियां लागू की गई और वह नीति अच्छी तरह से कार्य नहीं की, जनता के हित में हो या जनता का विरोध हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि नौकरशाही को जिम्मेदार माना जाएगा। उसके लिए उत्तरदायी उस मंत्री को माना जाएगा, उस विभाग के मंत्री को माना जाएगा, और उस विभाग के मंत्री की पूरी जवाबदारी होती है कि उसको स्वीकार करे, सफलता या असफलता को स्वीकार करे।
उसमें किसी भी तरह से उस नौकरशाही का रोल नहीं होता। भारत में नौकरशाही क्या है? भारत में नौकरशाही की संरचना बहुत ही व्यापक और पेचीदा है। स्वतंत्रता समय से जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, उससे व्यवस्था ने प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया। आज हमें जो अच्छे सामाजिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिन नीतियों को कार्यान्वित करके सामान्य नागरिकों तक पहुंचाए गए हैं, इसमें भारतीय नौकरशाही का बड़ा योगदान रहा है। नौकरशाही से राज्य व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त होती है। जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि सुधार, प्रदूषण पर रोक जैसी कई सेवाएं हमें बिना किसी रुकावट के निरंतर मिलती रहती हैं, जिससे समाज के दैनिक जीवन को स्थैर्य प्राप्त होता है। अब यहाँ पर दिया है कि जो नौकरशाही है हमारे देश में बहुत कठिन है, क्योंकि बार बार पार्टियां बदलती है, उनके दबाव में कार्य करना और स्वतंत्रता के बाद से भी जो नौकरशाही है उसने बहुत बड़ा रोल निभाया है इस देश को बनाने में, अच्छा बनाने में। सामान्य नागरिकों तक जो मंत्रियों द्वारा कानून बनाए गए, नई नई बातें लाई गई, उसको लागू करना, जनता तक पहुंचाना, जन जन तक उन बातों को पहुंचाना, इसके लिए नौकरशाही बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखना, अगर व्यवस्था अच्छी होगी, स्थिर रहेगी वह व्यवस्था, नौकरशाही अच्छे से काम करेगी, तो वहाँ की जनता को किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता, स्वच्छता विभाग जो है पूरी तरह से शहर को साफ रखे, साफ-सुथरा रखे, गाँव को साफ रखे, स्वच्छ जल की आपूर्ति हो। यातायात के जो साधन है, वह अच्छे से अच्छा सरकारी वाहन लोगों तक सुविधाएँ पहुँचाई जाए, सड़क की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो। स्वास्थ्य से संबंधित हम लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हमारा किस तरह से महाराष्ट्र में कार्य कर रहा है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, बड़े अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है। कृषि सुधार संबंधी जो भी नए-नए नियम आते रहते हैं, फिर प्रदूषण पर रोक करने के लिए निरंतर कार्य करती रहती है नौकरशाही, जिससे समाज के दैनिक जीवन को स्थिरता प्राप्त हो, किसी भी तरह की कोई जनता को परेशानी ना हो। दूसरी बात यह है कि नौकरशाही भी समाज परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। स्त्रियों का सशक्तिकरण, बच्चों बच्चों की रक्षा, समाज के कमजोर वर्ग के लिए योजनाएं आदि के विषय में सरकार जो कानून कानून बनाती है, उसे प्रत्यक्ष रूप में लाने का कार्य नौकरशाही द्वारा किया जाता है। नीतियों को क्रियान्वित करने से ही समाज में परिवर्तन होता है। मंत्री जी ने नीतियां बनाई, जिस विभाग का जो मंत्री है, लेकिन जन जन तक किस तरह से पहुंचेगा, इसका जो महत्वपूर्ण रोल है उसमें नौकरशाही अदा करती है। तो सामाजिक उत्थान के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, बच्चों की रक्षा से संबंधित हो या स्त्रियों का सशक्तिकरण, समाज में जो कमजोर तबका है उसके उत्थान के लिए कार्य करना हो, तो नौकरशाही का जो रोल है वह बहुत बड़ा होता है। सामाजिक लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण है। आरक्षित स्थानों की नीति के कारण कई उपेक्षित समाज घटक मुख्य प्रवाह में शामिल हुए हैं। निर्णय प्रक्रिया में उनके सहभाग में वृद्धि हुई है। समाज का लोकतांत्रिकीकरण होने के लिए प्रगतिशील कानून और नीतियों की आवश्यकता के साथ कार्यकुशल नौकरशाही की भी आवश्यकता है। इसका मतलब है जो भी आरक्षित जगहें हैं, उस पर जो काम करने वाले लोग हैं या समाज का जो पिछड़ा तबका है, उनको आगे लाने का, उनके उत्थान का जो कार्य है, उसके लिए भी प्रगतिशील उनको बनाने के लिए भी नौकरशाही हमेशा अपना कार्य करते रहती है। अब यहाँ पर प्रशासनिक सेवाओं के कौन-कौन से प्रकार हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवाएँ। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा फॉरेस्ट से संबंधित जो भी है, उसका समावेश है सबसे पहले में। फिर दूसरे में है केंद्रीय सेवाएँ। ये सेवाएँ केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम जो है सर्विस है, इन सेवाओं का केंद्रीय सेवाओं में समावेश होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, दूसरा है केंद्रीय सेवाएं, उसके बाद में आता है राज्य सेवाएं। ये सेवाएं राज्य सरकार के अधीन होती हैं, जैसे उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार आदि प्रशासनिक अधिकारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम के बाद उनकी नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान ने प्रशासनिक कर्मचारियों का चयन योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर करने के लिए संघ सेवा आयोग संघ सेवा आयोग बनाया गया है,
जिसके अंतर्गत जो परीक्षाएं होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी एग्जाम्स, संघ लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा और केंद्रीय सेवाओं के लिए स्पर्धा परीक्षा लेकर उम्मीदवारों का चुनाव करता है और सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, जैसे महाराष्ट्र में तो एमपीएससी का एग्जाम दे करके हम महाराष्ट्र की जो भी प्रशासनिक सेवाएं उसमें सहभागी हो सकते हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन परीक्षाओं को दे करके जो भी परीक्षार्थी है उसका चयन, उसकी नियुक्ति प्रशासनिक व्यवस्था में की जाती है। नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों को आरक्षण देकर इन सेवाओं में आने का अवसर प्रदान किया गया है। अर्थात वहां पर आरक्षण है कि हर तबका जो भी पिछड़ा वर्ग है उनको भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, उनको भी न्याय मिले, इसके लिए वहां पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग इन सब लोगों को सेवाओं का उचित अवसर प्रदान किया जाए और सामाजिक विषमता को दूर किया जाए। समाज के जो दुर्बल वर्ग है वह प्रशासनिक सेवा से दूर न रहे, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। मंत्री और प्रशासनिक कर्मचारी, मंत्री और उनके विभाग के कर्मचारी अथवा सचिव, उप सचिव इन पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंधों पर उन विभागों की कार्यकुशलता अवलंबित रहती है। मंत्री अपने विभागों से संबंधित निर्णय लेते हैं, परंतु यह निर्णय लेने के लिए उन्हें प्रशासनिक अधिकारी सभी प्रकार की जानकारी देते हैं। जैसा मैंने बताया, आईएएस की जो एग्जाम की जो परीक्षा देकर के आते हैं, प्रशासनिक सेवा में जो भी अधिकारी आते हैं वे बड़ी ही कठिन परीक्षा देकर के आए हुए होते हैं और उनकी नियुक्ति बहुत जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाखों में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और ज्ञान का एक तरह से पूरा भंडार होते हैं। इसलिए जो नौकरशाही में आए हुए जो कर्मचारी हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में आए जो अधिकारी हैं, वे उसके अधीनस्थ जो भी मंत्री हैं, उनकी नीतियों को किस तरह से सफलता असफलता, उसमें क्या दोष है, क्या अच्छाई है, इन सब की जानकारी देने का कार्य उनका होता है। तो प्रशासनिक जो विभाग चलता है वह प्रमुख रूप से मंत्री से ज्यादा जो रोल होता है वह इनका प्रशासनिक कर्मचारियों का होता है। मंत्री इन कर्मचारियों को पूरी तरह से संवाद करके पारस्परिक संबंध में विश्वास और पारदर्शिता रखते हैं और जितनी पारदर्शिता रखेंगे उतना अच्छा उनका विभाग अच्छे से चलेगा, प्रशासन पूरी कार्य क्षमता के साथ चलता है। तो इस तरह से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर से उसको एक बार आप लोग पढ़िए। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ समझ में आया। समाप्त। हम्म